हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम में। आज करेंगे अर्थशास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम भारत का भूगोल हमने किया था और उससे पहले आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हम कर चुके हैं। वो भी आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सारे MCQ क्वेश्चन है, सारे पार्ट वाइज किए हैं, ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया है उसमें। फिर भी कुछ पेंडिंग होगा तो पार्ट वाइज आपको उससे नेक्स्ट पार्ट्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जुड़ जाइए सभी। 8 बज गए हैं, अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 8 से 8:40 के बीच में हम करेंगे आज ये अर्थशास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मोस्ट इंपोर्टेंट 30+ क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इसमें मैंने कम क्वेश्चन रखे हैं बिकॉज अर्थशास्त्र थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, तो कम ही क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज़ ज्वाइन करें पूजा डागर जी की क्लास को। वेलकम है आप सभी का पूजा डागर जी की क्लास में, सब्सक्राइबर्स का भी, नॉन सब्सक्राइबर्स का भी। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत किसके बराबर होती है? परिवर्ती लागत से प्रशासनिक लागत का योग, बी परिवर्तित लागत में नियत लागत का योग, और सी परिवर्ती लागत मात्र, और सी नियम लागत मात्र। तो क्या रहेगा इसका आंसर? मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत किसके बराबर होती है? ये हमारी होती है परिवर्ती लागत मात्र। ठीक है, परिवर्ती लागत मात्र के बराबर होती है मूल लागत। याद रखना है, परिवर्तित लागत मात्र मूल लागत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंजेल का नियम किसके बीच संबंधित बताता है? तो किसके बीच का संबंध बताता है? एंजेल का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? ये हमने 3 से 3, 3:30 इसलिए लिखा है क्योंकि अपनी क्लास होती है 3 से 3:30 दिन में, साइंस की क्लास होती है, तो प्लीज़ आप वो भी अटेंड किया करें। एंजेल का नियम इसके बारे में किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत को बताता है, या फिर स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की मात्रा, या फिर मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की रुचि, या फिर मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की रुचि। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ये रिपीट हो गया है ये वाला पॉइंट। तो एंजेल का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? तो यह किसके बीच संबंध को बताता है? मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय। ये रहेगा। रुचि की जगह क्या आएगा यहाँ पर? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उपभोक्ताओं की आय। ठीक है, मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय पर डिपेंड होता है एंजेल का नियम, इनके बीच का संबंध दिखाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सी मद श्रम आपूर्ति का निर्धारण नहीं करती है? तो कौन सी मद श्रम आपूर्ति का निर्धारण नहीं करती है? इनमें से जनसंख्या का आकार और आयु संरचना, कार्य का स्वरूप, या फिर श्रम की सीमांत उत्पादकता, या फिर कार्य फुर्सत जिसको बोलते हैं अवकाश अनुपात। तो क्या रहेगा इसका आंसर? मद श्रम आपूर्ति का निर्धारण नहीं करती है। नहीं है यहाँ पर, याद रखना है। नहीं में क्या होता है? कार्य फुर्सत या अवकाश अनुपात नहीं में आएगा। ये सारे इसके अंदर आएंगे, मध्य श्रम आपूर्ति के अंदर आएंगे। जनसंख्या का आकार और आयु संरचना, कार्य का स्वरूप और श्रम की सीमांत उत्पादकता और कार्य अवकाश अनुपात इसमें नहीं आएगा। तो ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा टफ है अर्थशास्त्र, लेकिन मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखे हैं ताकि आपको टाइम भी सेव हो जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे कवर हो जाए यहाँ से। यदि चाय का दाम कम हो जाएगा तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? अगर चाय का दाम ही कम हो जाएगा तो जो है कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, घटेगी, या उतनी ही रहेगी, या इसमें से कोई नहीं? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसमें रहेगा आंसर घटेगी। यदि चाय का दाम कम हो जाएगा तो कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। चाय का दाम कम हो जाएगा तो कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक विचारधारा के अनुसार ह्रासमान
प्रतिफल नियम लागू होता है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है कृषि पर, उद्योग पर, खनन पर या उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर। तो जो है अगर आधुनिक विचार को देखें, विचारधारा के अनुसार जो ह्रास यानी किसी चीज में कमी आ जाना, ह्रासमान है प्रतिफल नियम लागू होता है। किस पर लागू होता है? उत्पादन के सभी क्षेत्रों में यह लागू होता है। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में यह लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत तय करती है कि किस पदार्थों और उपभोक्ता की जो है आय तय करती है कि किस पदार्थों और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को कहते हैं, इस संकल्पना को क्या कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता का निर्णय या उपभोक्ता का अधिमान या उपभोक्ता प्रभुत्व। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा? यहाँ से दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुक्त उद्योग, अपनी मर्जी से उद्योग करना, उद्यम जो है मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता की तय आय करते हैं कि किन पदार्थों और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में किया जाएगा। ये सब अपने अनुसार करते हैं, सब कुछ कितना पदार्थ और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। तो यह होता है उपभोक्ता प्रभुत्व में। किसमें? उपभोक्ता प्रभुत्व में होता है ऐसा, उपभोक्ता प्रभुत्व में। ये हो गया हमारा आंसर कि जो भी स्वामी होता है, जिस भी चीज़ का उत्पादन करने वाला होता है, तो उपभोक्ता प्रभुत्व यह सब डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई फर्म साम्यावस्था में होती है। अगर कोई फर्म साम्यावस्था में होती है, जब इसकी क्या होती है? सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, कुल लागत न्यूनतम हो या फिर कुल आय अधिकतम हो या फिर औसत आय तथा सीमांत आय बराबर हो। तो यह कब होता है? कोई फर्म साम्यावस्था में होती है। कब होती है साम्यावस्था में? इसका रहेगा आंसर सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है तब। सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है तब यह साम्यावस्था में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी लागत लगी उतनी ही आय आ गई तो उसके बराबर होती है, तो यह फर्म साम्यावस्था में आती है। तो 7 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं की है तो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक में उत्पादन का अर्थ क्या है? विनिर्माण है, बनाना है, उपयोगिता सृजन है या फिर काश्तकारी है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सर्जन। क्या होता है? उत्पादन का अर्थ उपयोगिता सर्जन आएगा। याद रखना है, उत्पादन उपयोगिता, ऐसे याद कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। तो एकाधिकार जो होता है, किसी एक का अधिकार होता है, प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? अनेक क्रेता लेकिन एक विक्रेता, कीमत विभेद या फिर उत्पाद विभेदीकरण या फिर समांगी उत्पाद। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 9th का आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? उत्पाद विभेदीकरण। क्या रहेगा इसका आंसर? उत्पाद विभेदीकरण। एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या होती है? उत्पाद विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का है, मांग के नियम में कथन, जो ये है कथन कहा गया है, क्या अन्य बातें स्थिर रहती हैं का अर्थ है। तो मांग के नियम में अन्य बातें स्थिर रहती का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो या अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन न हो या उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन न हो या उपयुक्त सभी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10th का क्या आंसर रहेगा?
मांग के नियम में यह जो कथन कहा गया है, अन्य बातें स्थिर रहती हैं का अर्थ है। अन्य बातें स्थिर रहती का क्या अर्थ है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो, उपभोक्ता की जो आय है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, दाम है उसमें भी कोई परिवर्तन ना हो, और उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो, और उपभोक्ता की रुचि में भी कभी परिवर्तन ना हो, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां संतुलन जो स्तर बिंदु है वह क्या होता है, ये बताना है। सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, औसत आय औसत लागत के बराबर हो, या कुल आय कुल लागत के बराबर हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संतुलन स्तर बिंदु कब आ जाता है? एक ही जगह संतुलन हो जाता है तो संतुलन स्तर बिंदु आ जाता है। औसत आय औसत लागत के बराबर होती है। जब सब कुछ बराबर होता है तो संतुलन हो जाता है। औसत आय जितनी है उतनी ही औसत लागत लगे तो दोनों बराबर हो जाए तो संतुलन स्तर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे वेलकम है आप सभी का। पूजा डागर जी की क्लास में हम कर रहे हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमी कर रहे हैं। थोड़ी सी टफ होती है लेकिन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है, यदि जो एक्स माल है उसकी कीमत ही कम हो जाती है और वाई की मांग भी कम हो जाती है, और y की मांग भी कम हो जाती है, x की कीमत भी कम हो जाती है और y की मांग भी कम हो जाती है, तो क्या होता है? x और y प्रतिस्थानीय हैं, या x और y पूरक हैं, या x और y से श्रेष्ठ, x y से श्रेष्ठ है, या y x से श्रेष्ठ है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? जब जो x है उसके माल की कीमत में कमी हो जाती है और y की माल जो है y की माल भी कम हो जाता है, y का माल भी कम हो जाता है, तो क्या होता है? तो दोनों क्या है? ये इसका आंसर रहेगा 12 का एक्स और वाई दोनों प्रतिस्थानीय हैं। क्या है? दोनों प्रतिस्थानीय हैं। जब एक्स के माल की कीमत कम हो जाती है तो वाई की मांग भी कम हो जाती है, तो दोनों प्रतिस्थानीय हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। जितनी आय कमाता है उतनी ही व्यय करने के लिए, नहीं खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। या उपभोक्ताओं के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने की शक्ति है, अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने की शक्ति है। या फिर उपभोक्ताओं का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है, या उपभोक्ताओं का जो व्यय है या खर्च है वह संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है 13 का हमारा? उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारा उपभोक्ताओं का व्यय जो है संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। अगर उपभोक्ता हैं वो व्यय कर रहे हैं तो वह संसाधनों के आवंटन को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह आएगा इसका आंसर सी। ठीक है, उपभोक्ता प्रभुत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत बार ये बहुत से एग्जामों में रिपीट हुआ। उपभोक्ता प्रभुत्व क्या है? उपभोक्ताओं का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन के जिन तत्वों जिन कारकों को फर्म न किराए पर लेती है और न ही खरीदती है। जो फर्म होती है वो ना तो किराए पर लेती है कारकों को और न ही खरीदती है, उन पर नियत की गई लागत को क्या कहते हैं? उन पर नियत की गई लागत को क्या कहते हैं? सामाजिक लागत कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, या फिर आरोपित लागत कहते हैं। तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा सामाजिक लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक लागत कहते हैं। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन के जिन कारकों को फर्म, जो उत्पादन के कारक होते हैं उनको फर्म न किराए पर
लेती है और न ही खरीदती है, ना तो वो किराए पर लेती न खरीदती है, उन पर नियत की गई लागत को क्या कहते हैं? उन पर जो नियत की गई लागत है उसको कहते हैं सामाजिक लागत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, जब ये जो सीमांत उपयोगिता है यह शून्य हो, तब कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है, बढ़ती है, घटती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब उपयोगिता कैसी होती है? तो कैसी होती है? न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है या बढ़ती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा 15 का? अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब जो सीमांत उपयोगिता है वह 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है, तब कुल उपयोगिता जो है वह अधिकतम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में रिपीट हो रखे हैं पहले, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा ये जो है बोरिंग सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यापार में कच्ची सामग्री घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त क्या है इसमें क्या रहेगा? किसी व्यापार में कच्ची सामग्री घटकों और चालू काम और तैयार माल को संयुक्त क्या करता है? पूंजी स्टॉक, निवेश या फिर माल सूची या फिर डी निवल संपत्ति। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 16 का आंसर रहेगा माल सूची। क्या होता है यहाँ आंसर? माल सूची। जो ये कच्ची सामग्री है, घटक हैं, चालू काम है, तैयार माल है, सब कुछ की हम क्या करते हैं? एक सूची बनाते हैं, संयुक्त रूप से एक सूची बनाते हैं। इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं, जहाँ पर सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं और इस इन्वेंट्री में ऐड करते हैं कितना माल गया, कितना आया, कितना बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब कुछ यहाँ से होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कीमतों में परिवर्तन, जो कीमत होती है उसमें परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता यानी बेचने वाला और खरीदने वाला द्वारा की गई कार्यवाही की निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा, अंतरपणन या फिर सट्टा या फिर बंधक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 17 का आंसर रहेगा प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। ध्यान से देखो, रक्षा करने के लिए, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों, कुछ भी कह लो, की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता और विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 17 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से, और जो है शायद आपको क्लियर दिख भी रहा है, क्योंकि पीछे शिकायत थी कि मैम प्लीज़ इसको थोड़ा सा क्लियरली आप शो करो क्वेश्चंस को। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको डाउन ना करते हुए अच्छे से इसको कवर कर लिया है फ़ोन के अंदर। तो जल्दी से हम 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलन कीमत का अर्थ है, तो संतुलन कीमत का क्या अर्थ है? मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत या फिर लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत, उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित कीमत या लाभ को अधिकतम करने के लिए निर्धारित कीमत। तो संतुलन कीमत क्या होती है?
यह होती है हमारी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। जितनी मांग होती है उतनी ही जब पूर्ति हो जाती है तो संतुलन कीमत हो जाती है उसकी। मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, ये इसका आंसर रहेगा, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। 18 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, हमारे केवल कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, ज़्यादा मैंने इसमें नहीं लिए हैं। 30+ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, 30+ क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 19th क्वेश्चन क्या है? 19th क्वेश्चन है अंतरण आय। अंतरण आय या विकल्प लागत को अन्यथा क्या कहा जाता है? अंतरण आय या विकल्प लागत को अन्यथा क्या कहा जाता है? तो परिवर्ती लागत कहते हैं, निहित लागत कहते हैं, व्यय लागत कहते हैं या विकल्प कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। तो क्या कहते हैं इसमें से? अंतरण आय या विकल्प लागत को अन्यथा क्या कहते हैं? यह है इसका आंसर 19th का, विकल्प लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? विकल्प लागत, अपॉर्चुनिटी। अंतरण आय या विकल्प लागत को विकल्प जो है लागत कहते हैं। ये हो गए अपने 19 क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए आप, अगर लाइक नहीं की है तो। वेलकम है सभी का जीके क्लास में, पूजा डागर जीके क्लास में हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जीके के लिए। तो आपको जीके कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल को ज्वाइन कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल को, तो आपको शायद किसी भी सब्जेक्ट की जीके की दूसरी कोई क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ से हम सारा कवर करते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटिकल साइंस, ये सब कुछ हम यहाँ पर करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब हिंदी में चलता है हमारा। एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस ही करते हैं। 1 लाइन क्वेश्चंस भी करते हैं बट एमसीक्यू ज़्यादा रहते हैं। तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? किसी भी वस्तु की मांग है, किस पर निर्भर करती है वस्तु की मांग? खरीदने की इच्छा पर, कर नीति पर, या फिर खरीदने की शक्ति पर, या फिर विज्ञापन पर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? वस्तु की जो है मांग खरीदने की जो है शक्ति पर निर्भर करती है। वस्तु की मांग खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है। ये अपने रहेगा आंसर, खरीदने की शक्ति। वस्तु की मांग मुख्यतः खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 21, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। एक ऐसी स्थिति है संतुलन जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। यह तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। या तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। या तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो सकता है। तो कब परिवर्तन हो सकता है? संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या हो सकता है? इसका आंसर रहेगा हमारा, तभी परिवर्तन हो सकता है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। जब आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है तभी संतुलन की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। तो आंतरिक याद रखना आपको। इसमें से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन क्या है? प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, लाइक करना ना भूलें। 22 है, उद्यम योग्यता श्रम की एक ऐसी किस्म है। उद्यम योग्यता है तो वो श्रम की एक विशेष किस्म है। एक तरह से उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म है यह, जिसे उच्च मजदूरी वेतन पर फर्मों को किराए पर दिया जाता है। उच्च मजदूरी या वेतन पर फर्मों को किराए पर दिया जाता है। बी, जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है, या सी, जो ब्याज कमाने के लिए नए पूंजीगत
माल का उत्पादन करती है या जो सतत नवाचार द्वारा होने वाले नुकसान को से बचाती है। तो इनमें से क्या है? उद्यम योग्यता क्या है? श्रम की एक विशेष किस्म है। क्या रिप्रेजेंट करती है? इसका 22 का आंसर क्या रहेगा हमारा? जो उत्पादन की प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। तो इसका आंसर बी रहेगा, जो है उद्यम योग्यता होती है जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। सबसे पहले तो उत्पादन ही होता है, कहीं पर भी ब्याज लागत सब तो बाद में ही आता है, वेतन ब्याज लागत। तो उद्यम योग्यता होती है जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। श्रम की एक विशेष किस्म है। ठीक है, श्रम लगता है ना इसमें, किसमें? उत्पादन करने में। तो जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। ये अपने 22 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। आई होप समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 क्वेश्चन क्या है? बाएं से दाएं नीच की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र डाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं? तो ये क्या दर्शाते हैं? बाएं से दाएं नीच की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र डाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं? सीमांत उपयोगिता या पण्य स्टॉक के बीच सीधा संबंध, पण्य स्टॉक के बीच सीधा संबंध या सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के तत्व संबंध या सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध या फिर सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच आनुपातिक संबंध। तो क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? तो क्या इसका आंसर रहेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पण्य होता है इसका वस्तु मतलब होता है, क्या होता है? वस्तु। तो सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच सीधा संबंध या सीमांत उत्पादकता तथा पण्य स्टॉक के तत्व संबंध या सीमांत उत्पादकता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध। तो प्रतिलोम संबंध रहेगा बाएं से दाएं नीच की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र डाल निम्नलिखित में से क्या है? यह वक्र डाल है सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सी आंसर रहेगा हमारा। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत जो है करती है? तो क्या रहेगा? संतुलन में पूर्णतः जो है प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करती है? तो सीमांत सामाजिक हित लाभ से सीमांत सामाजिक लागत को, या बाजार मांग से बाजार आपूर्ति को, या सीमांत लागत से सीमांत लाभ को, या सीमांत लागत से राजस्व को। तो संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म जो है ये सीमांत लागत से सीमांत लाभ को क्या करती है? समीकृत करेगी। ठीक है, सीमांत लागत से सीमांत लाभ को क्या है? समीकृत करती है। संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धा। ओके, ये हो गए हमारे क्या है 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्रेता मतलब बेचने वाला और विक्रेता मतलब खरीदने वाला। तो क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्रय का मतलब क्या होता है? क्रेता का मतलब क्या होता है? खरीदना। खरीद को बोलते हैं क्रय, और विक्रय बोलते हैं ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो खरीदना और विक्रेता बेचना। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों होते हैं। तो यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो, यानी खरीदार एक हो और बेचने वाले अनेक हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एकाधिकार, अल्पाधिकार, या एक क्रेता अधिकार, या द्विक्रेता अधिकार। तो क्या रहेगा?
क्रेता और विक्रेता अनेक हों, क्रेता एक ही हो और विक्रेता अनेक हो, बेचने वाले अनेक हों, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक क्रेताधिकार, एक क्रेताधिकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एक क्रेताधिकार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल अपने 4 ही क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? अगर कोई वस्तु अच्छी नहीं है, अच्छी किस्म की नहीं है, उसकी जो है कीमत गिर जाती है, तो उसकी जो है मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, या फिर क्या होती है? वही बनी रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर रहेगा? जब एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी गिर जाती है। अगर वो अच्छी ही नहीं होगी तो उसकी कीमत कितनी भी कम कर लो, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो वस्तु घटिया है तो कीमत भी गिर जाती है, मांग भी गिर जाती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 27, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वही रहेगी, बढ़ जाएगी या संकुचित हो जाएगी। तो यदि मांग है किसी चीज की, मांग में परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन के कारण जो है मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए, अगर वो जितनी कीमत थी उसी पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा कैसी हो जाएगी? मांग की गई मात्रा कम हो जाएगी, वही रहेगी, बढ़ जाएगी या संकुचित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? यह आएगा बढ़ जाएगी, मांग की मात्रा बढ़ जाएगी अगर जो है मांग वक्र दाईं और पहली वाली कीमत पर पहुंच जाती है तो वह मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य या वस्तु होगी, क्या होगी? यदि मांग की आय, जो मांग है उसकी आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य या वस्तु खालिस्तान होगी। आवश्यकता होगी या विलासिता होगी या घटिया वस्तु होगी या उपयुक्त में से कोई नहीं होगी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य वस्तु खालिस्तान होगी। आय लोच 1 से अधिक है, 1 से ज़्यादा आय होंगी तो क्या हो गया? बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो पैसे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगी? विलासिता आ जाएगी। तो ये आ जाएगी मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो वस्तु या पण्य विलासिता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम मूलक सुलभ हो तो क्या? यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम मूलक सुलभ हो तो बाजार में प्रवेश की रोक व्यापक नहीं होती या उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम होती है या हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है या बड़े पैमाने के प्रचालन की दक्षता के पूंजीगत आवश्यकता कम होती है या बाजार में प्रवेश की लागत में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना होती है। यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम मूलक सुलभ हो तो बाजार में प्रवेश की रोक व्यापक नहीं होती, उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है या बड़े पैमाने के प्रचलन की दक्षता के पूंजीगत आवश्यकता कम हो जाती है या बाजार में प्रवेश की लागत में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना होती है। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा उत्पादन की जो है
सुलभ मतलब अच्छा अच्छा होता है ना सुलभ में, तो उद्योग की विशेषता परिणाम मूलक होती है, तो उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है और क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए अपने 29 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। बस हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, 30+ क्वेश्चन हमने किए हैं, 4 ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखें क्योंकि लास्ट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप करोगे सिलेक्टेड क्वेश्चन तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 30, उसी मांग वक्र के साथ संचलन को खालिस्तान कहा जाता है। उसी मांग वक्र के साथ संचलन को खालिस्तान कहा जाता है। तो मांग वक्र के साथ संचलन को क्या कहा जाता है? मांग का विस्तार तथा संकुचन, मांग का बढ़ना और घटना, पूर्ति का संकुचन या पूर्ति का बढ़ना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? उसी मांग वक्र के साथ संचलन को जो है कहते हैं, मांग वक्र के साथ संचलन को मांग का विस्तार और संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग का विस्तार और संकुचन कहते हैं। उसी मांग वक्र के साथ संचलन को हम मांग का विस्तार और संकुचन कहते हैं। ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन पर। 31 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है, जिसमें अल्पाधिकार कम अधिकार होते हैं? तो सिगरेट उद्योग के लिए है, या फिर नाई की दुकान के लिए है, या फिर गैसोलीन स्टेशन के लिए है, या फिर डी गेहूं पैदा करने वाली किसान के लिए है। तो इनमें से सबसे कम किसको हम अधिकार देते हैं, अल्प अधिकार किसको है इनमें से? तो यह है हमारा कौन से उद्योग को है? यह हमारा सिगरेट उद्योग को है। सिगरेट उद्योग ऐसा उद्योग है जिसको बहुत कम अल्प अधिकार प्राप्त हैं। तो सिगरेट उद्योग इसका आंसर रहेगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अपनी क्लास होती है 3 से 3:30 बजे तक। एक क्लास होती है साइंस की और एक क्लास होती है 8 से 8:40 तक। 8 से 8:40 तक आप सभी प्लीज़ क्लास अटेंड किया करें। डेली जीके क्लास रहती है हमारी। आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की जीके हम करते हैं। आर्ट के सारे सब्जेक्ट करते हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और हम साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे हिंदी में करते हैं। MCQ क्वेश्चंस भी रहते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस भी रहते हैं। अपने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करते हैं। जीके ऑलमोस्ट सारा कवर कर लेते हैं, तो आपको कहीं से और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इन वन हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी। तो अगर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट की जीके क्लास की चाहिए क्लास, तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उससे रिलेटेड भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? पूर्ति आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। जो आपूर्ति है वह अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। यह उक्ति किसकी है? तो यह एक उक्ति है, यह किसी ने बोला है इसको। यह किसने बोला है? पूर्ति आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। तो यह बोला है एडम स्मिथ ने, जेबी ने, या मार्शल ने, या रिकॉर्डो ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? पूर्ति आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो गया है। ये किसी ने बोला है, ये कहावत है, किसी ने इस लाइन को बोला है। तो किसने बोला है ये पूछा गया है। पूर्ति आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। 32 का आंसर रहेगा JB।
JB से भी बोलते हैं इसको, JB आंसर रहेगा JB। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा इसका आंसर हमारा बी क्वेश्चन का, बी रहेगा 32 क्वेश्चन का। आगे चलते हैं हम 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, फिर आप भूल जाओगे लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 33, लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक क्या होता है। लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक केवल परिचालन लागत की वसूली पर कर सकता है, या फिर कुल लागत की वसूली कर सकता है, या फिर पिछली हानियों को मिटा सकता है, या फिर सामान्य लाभ कमा सकता है। तो क्या इसका आंसर रहेगा, लाभ अलाभ की स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक केवल परिचालन लागत की वसूली कर सकता है, कुल लागत की वसूली कर सकता है, या पिछली हानियों को मिटा सकता है, या फिर सामान्य लाभ कमा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा कुल लागत की वसूली कर सकता है। लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन है जिसमें उत्पादक कुल लागत की वसूली कर सकता है, जितनी उसने लागत लगाई है उतनी लागत की वसूली वह कर सकता है अपने लाभ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए अपने 33 क्वेश्चन। और डेली अपनी जो है जी के शॉर्ट्स होती है सुबह 7 से 7:30 के बीच में, ऑलमोस्ट 7 से 7:30 के बीच में ही रहती है ये हमारी करंट की शॉर्ट रहती है। इसमें भी हमारे 10-11 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं। तो आप करंट अफेयर शॉर्ट्स भी देख लीजिए करें, करंट अफेयर शॉर्ट्स भी हमारी रहती है सुबह 7 बजे, तो वो भी आप देख लीजिए करें। और दिन में हमारी 3 से 3:30 तक क्लास होती है, और अपनी 8 से 8:40 तक क्लास होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय गणपति भगवान की जय हो। बाय बाय।